हाँ जी दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में आपके पास में ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हमने कवर करवा दिए थे। कैपिटल रेशनिंग कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, और जो आपके पास में अनइक्वल लाइफ का कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था, जहाँ तक मुझे याद है। एक बार के लिए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार के लिए, मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट मेरे चैप्टर्स चलते हैं। तो यूट्यूब पे मेरे जो चैप्टर चल रहा है, तो कई बार मैं भूल जाता हूँ कि आपके पास में लास्ट लेक्चर में यही कवर करवाया था ना। हाँ, बिल्कुल सही है, याददाश्त एकदम तरोताज़ा है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख पा रहा हूँ, ये मुझे आपके पास में क्लियर है। तो मैंने आपको यहाँ तक आपके पास में पढ़ाया था, इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी करवाया था, जो कि अनइक्वल लाइफ के बेस पे आपके पास में क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने दो मेथड पढ़ी थी। एक इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड, जो कि प्रिफरेबल होती है, बहुत ज़्यादा आपके पास में हेल्पफुल होती है, और लॉजिकल मेथड है। और उसी के सामने एक और मेथड पढ़ी, रिप्लेसमेंट चेन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था, MIRR और कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग में ध्यान रखने वाली बात ये थी कि डिविजिबल में तो कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा है NPV के रैंकिंग के बेस पे इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट नॉट डिविजिबल है तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते थे, और उस कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट NPV जिसका है उसमें इन्वेस्ट करना है। उसमें कोई रैंकिंग वगैरह नहीं था, रैंकिंग डिविजिबल होते हैं तब देना होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रैंकिंग इसलिए देते हैं कि थोड़ा सा भी पैसा बच गया तो हम डिसाइड करते हैं कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा इन्वेस्ट करना है। लेकिन नॉट डिविजिबल में ऐसा होता है कि पूरा लेना है तो लो, वरना फिर जाओ, थोड़ा सा पैसा बच गया तो वो हमारा लेना देना नहीं है, वो अपनी जेब में ही रखो और निकल जाओ। ठीक है, तो ये नॉट डिविजिबल का कंसेप्ट होता है, इसलिए वहाँ पे रैंकिंग वगैरह काम नहीं करता। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और कॉम्बिनेशन में आपको देखना है कि हाईएस्ट NPV किसका है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इस पर क्वेश्चन भी करवा दिया था। क्लियर है आपके पास में? अब जो नोट्स है यहाँ पे, चलिए वो भी चीज़ लिख ही लेता हूँ, लिखवा ही देता हूँ आपके पास में। जो बेसिकली मैंने अभी कहा ना, अनइक्वल लाइफ, जिसमें दो मेथड होता है, एक आपके पास में चेन मेथड और दूसरा इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, तो बेसिकली उसमें कुछ लिखवाने लायक नहीं था, लेकिन जनरली हमारे पास में FM समरी नोट्स में हेडिंग तो हेडिंग लिखना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अगले दिन आप जो है FM समरी में से रिवीजन करने वाले हैं। FM आपके पास में एग्ज़ाम के अगले दिन या फिर सुबह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें टॉपिक तो लिखा हो तो दिमाग में तुरंत याद तो आ जाए कि अपने पास में ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था। ठीक है, इसलिए हेडिंग दे देंगे सर, अनइक्वल लाइफ जैसा कोई टॉपिक पढ़ा था जिसमें दो मेथड आपने पढ़ी थी हमारे साथ में, और वो दो मेथड का यहाँ पे हेडिंग देंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत लिख लेते हैं आपके पास में कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? आइए तो देखते हैं कि क्या है आपके पास में चीज़ें। हेडिंग दे देते हैं आपके पास में, अनइक्वल लाइफ। ठीक है, ये लीजिए आपके पास में हेडिंग आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, अनइक्वल लाइफ्स। ठीक है, एक, हाँ, तो अनइक्वल आपके पास में लाइफ, अनइक्वल लाइफ्स। ठीक है, जिसको सॉल्व करने के लिए, जब भी क्वेश्चन में अनइक्वल लाइफ मतलब कि नंबर ऑफ ईयर दोनों प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट है, तभी आपको ये दो मेथड अप्लाई करनी है। अगर इक्वल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, NPV निकालिए, IRR निकालिए, उसके बेस पे आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दिक्कत तब आती है कि जब दो प्रोजेक्ट की कंपैरिजन करनी है और दोनों की लाइफ डिफरेंट है, उसे ही हम कहते हैं अनइक्वल लाइफ। तब दिक्कत आती है, तब आपके पास में दो मेथड निकल के आ जाती है, एक रिप्लेसमेंट चेन मेथड और इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, तो कहते हैं कि सर तब आपके पास में दो मेथड आ जाती है। आपके पास में पहली मेथड निकल के आती है रिप्लेसमेंट चेन मेथड। रिप्लेसमेंट चेन मेथड आपके पास। ठीक है, रिप्लेसमेंट चेन मेथड, और बेसिकली सेकेंड मेथड आपके पास में निकल के आती है इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड। इक्विवेलेंट एनालाइज
मेथड आपके पास में, ठीक है जी, इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड आपके पास में। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ठीक है, बस इसमें तो बस ये हेडिंग लिखना था, क्योंकि इसको समझने के लिए आपके पास में क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे। ऊपर ऊपर से बस क्वेश्चन देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस लिख देंगे आपके पास में, कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखा ना, तो रेफरेंस देख लीजिए। कोई एग्जाम टाइम पे इस पे तो थोड़ा सा इलस्ट्रेशन आपको देखना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 14। ठीक है जी, लीजिए आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 14। ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। अब जो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, लेक्चर तो अब से स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ी बहुत बातें जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम, वैसे यहाँ पे आपके पास में चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम जो बड़े क्वेश्चन सोल्व करने वाले उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब मैं लिखवा देता हूँ सबसे पहले। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके पास में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन को रिसर्च करके निकाले गए। ठीक है, तो ये आपके पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को ज़रूर से देख लीजिए, और ये देखने के बाद आपके पास में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लिखवा देता हूँ। ऐसे 10-12 आपके पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो मैं लिखवा देता हूँ आपके पास में। ठीक है, तो कहते हैं कि सर इम्पोर्टेंट पॉइंट हेडिंग दे देंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट आपके पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पास में। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पास में हेडिंग दे देंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे साथ लिख लेंगे एफएम समरी नोट्स में, और आपके पास में बस चैप्टर ज़्यादा आसान हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली आपके पास। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, कहते हैं सबसे पहले पॉइंट में कि अगर क्वेश्चन में सब्सिडरी गिवन है बाय गवर्नमेंट, कहता है सब्सिडरी आपको मिलती है, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट बिठा रहे हैं, ऐसे अकाउंट में क्वेश्चन आपने खूब सारे देखे होंगे। ठीक है, आपके पास में तो सब्सिडरी से रिलेटेड बेसिकली एएसी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंट में तो आपने पढ़ा होगा ऐसे सब्सिडरी वगैरह के बारे में। कहते हैं कि सब्सिडरी का मतलब होता है कि कई बार हमारे पास में गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है, और स्कीम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई असेट परचेस करो तो उसमें कुछ पैसे गवर्नमेंट आपके पे कर देती है। फॉर एग्जांपल सोलार वगैरह में आपने खूब सुना होगा पहले, अब जब सोलार आपके पास में लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती थी। गवर्नमेंट सब्सिडी का देना का मतलब है कि सर सोलार मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपके पास में कॉस्ट पे पड़ रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने मान लीजिए 30% सब्सिडी आपके पास में डिक्लेयर करी है, तो 1 लाख रुपए का सोलार है, 30% सब्सिडी है, मतलब कि आपको 70% अमाउंट पे करना है, 30% गवर्नमेंट पे कर देगी, और वो 1 लाख का सोलार आप घर ले जाइए, ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास में सब्सिडी डायरेक्टली आपको मिलता है, आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट आपके पास में मिल जाता है, लेकिन वो सेलर नहीं देता, वो गवर्नमेंट देती है। सेलर को तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए मिलने हैं, आपसे 70 मिल जाएंगे। ठीक है, और 30,000 आपके पास में, 30,000 आपके पास में गवर्नमेंट से मिल जाएंगे, तो सेलर जो है वो तो 1 लाख रुपए ही लेगा। बस गवर्नमेंट की ओर से आपको बेनिफिट दिया जा रहा है बेसिकली, कि आप सोलार लीजिए और बस यूज़ करिए। तो जनरली गवर्नमेंट ऐसी ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आपके पास में बेसिकली पब्लिक बेनिफिट होता है, उस टाइम पे सब्सिडी डिक्लेयर कर देती है। कहीं आपके पास में इस तरीके से एरिया वाइज भी होता है कि इस एरिया में अगर आप अपना बिजनेस प्लांट करते हैं, मतलब कि फैक्ट्री प्लांट करते हैं, तो वहाँ पे आपको सब्सिडी दी जाएगी, या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हैं उस पर सब्सिडी दी जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन हमें वो डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि मान लीजिए 1 लाख की कोई प्रोजेक्ट है, या फिर 1 लाख की कोई मशीनरी परचेस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने 30,000 रुपये की सब्सिडी दी, और बस आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, आपको सिंपली वो 1 लाख में से माइनस कर देना है। मतलब कि आपकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख नहीं है, 70,000 है। 1 लाख आपकी कॉस्ट हुई नहीं, क्योंकि आपके जेब से कितने गए, 70,000। 1 लाख थोड़ी ना गए। 1 लाख की चीज़ ज़रूर आपको मिली है, लेकिन 1 लाख पे किया क्या, आंसर इज नो 70,000। 30,000 तो गवर्नमेंट से मिल गया, तो उसका बेनिफिट नहीं लेने देंगे। क्या बात समझ रहे? तो कहता है उससे कॉस्ट कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन वगैरह भी आपको ज़्यादा नहीं लेने देंगे। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे लॉजिक इस तरीके का होता है।
कि अगर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है तो उतनी ज़्यादा कॉस्ट आपके पास में नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब कि 1 लाख की मशीन परचेज करी, 30,000 गवर्नमेंट से मिले तो आपकी कॉस्ट 70,000 है, मशीन की कॉस्ट 70,000 ही लिखी जाएगी, ताकि डेप्रिसिएशन भी कम बने और कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी आपका उतना ही मेंटेन रहे, क्योंकि डबल बेनिफिट तो देंगे नहीं। एक बार तो 30,000 का बेनिफिट मिल गया, अब बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख की मशीनरी रिकॉर्ड करोगे तो 1 लाख पे डेप्रिसिएशन आप क्लेम करोगे, सीधी सी बात है। तो डबल बेनिफिट लिया ना, डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हो और 30,000 का तो स्टार्टिंग में ही बेनिफिट ले लिया। ऐसे डबल बेनिफिट थोड़ी ना देंगे, समझ रहे हो। तो कहता है गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, सबसे पहले अपनी जो कैश फ्लो बेसिकली अपना आउटफ्लो है उसमें से जाके सबसे पहले माइनस करो, ठीक है। उस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक बार तो मिल गया, ठीक है। दूसरी बार कोई डेप्रिसिएशन वगैरह में थोड़ी ना वापस से देंगे। तो कहते हैं कि अगर सब्सिडी मिली है फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, कहता है सब्सिडी अगर मिली है गवर्नमेंट से तो कहता है आपके पास में डिडक्ट कर देना आउटफ्लो में से, ठीक है। डिडक्ट कर देना है फ्रॉम कैश फ्लो फर्स्ट, सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट भी लिखिए ताकि याद रहे कि सबसे पहले यही चीज़ करनी है कि अगर 1 लाख की मशीन परचेस करके आए 30,000 की सब्सिडी मिली है तो सबसे पहले 30,000 माइनस करेंगे, बाकी की ट्रीटमेंट बाद में, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। सेकंड पॉइंट आपके पास में जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सर बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सर बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया जाता है, इसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास में बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको सिंपली उसे एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम पीवी एनपीवी वगैरह में निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए, आईआरआर के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ऑलवेज मैंने कहा था पीवी फैक्टर ईयर एंडेड के लिए होते हैं, बिगनिंग के लिए कोई पीवी फैक्टर नहीं होता। तो हमें बिगनिंग का ईयर है उसे एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसे डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और जब पढ़ाया था मैंने लेक्चर में, अभी लास्ट सेकेंड लेक्चर में ही पढ़ाया था आई थिंक, और वहाँ पे मैंने कहा था कि याद रखना ये चीज़, ठीक है। चाहे तो कहीं रफ में भी लिख लेना, मैंने कहा था। तो जिन भी स्टूडेंट ने याद रखा है बहुत बढ़िया, नहीं याद रखा है तो वापस से आपको देखना पड़ेगा, कि इसका मतलब होता है कि लेक्चर सही से नहीं देख रहे आप, ठीक है। तो कहता है एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट इट इन एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। क्या बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर का है, तो इसका मतलब है सेकेंड ईयर का एंड। बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर का मतलब क्या होता है सर? सेकेंड ईयर का एंड। तो सेकेंड ईयर एंड का पी फैक्टर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एंड के लिए होता है पी फैक्टर, बिगनिंग के लिए होता नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर हमने इतना खर्चा किया है, तो पी फैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे? थर्ड ईयर का। आंसर इज नो। बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर मतलब कि सेकेंड ईयर का एंड, मतलब कि पी फैक्टर सेकेंड ईयर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जिसे मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आपके पास में। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपके पास में कहता है, थर्ड पॉइंट वर्किंग कैपिटल की ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कई बार आपको दिया जाता है सर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब समझते हो? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है आपके पास में कि कई बार ऐसा होता है कि सर, कई बार क्या नॉर्मली यही देखने को मिलता है कि सर बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस स्टार्ट क्या ऐसे ही फ्री में हो जाता है? आंसर इज नो। कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ अपना केस भी इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है, ठीक है। अपना रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना पड़ता है, वगैरह वगैरह चीज़ें, मशीनरी परचेज करना पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं अपना खुद का पैसा भी लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर नहीं बिजनेस ऐसे ही चालू हो जाएगा क्या? नहीं सर। मतलब कि रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में कहीं ना कहीं पैसा फंसा रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। तो उसे पहले तो हमें परचेज करना पड़ता है, फिर हम उसे सेल करके अपना कॉस्ट रिकवरी और प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करना है आपको सर। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपने खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे, या फिर नहीं? कैसे सर? रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे डायरेक्टली फिनिश गुड्स परचेज करके सेल परचेज करने वाले हो? ठीक है, तो वैसा कुछ पैसा तो परचेज करना पड़ेगा, पैसा तो लगाना पड़ेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल का, चलो ठीक है, रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल परचेज करके उसका फिनिश गुड्स में तो वहाँ पे भी पैसा लगेगा। डायरेक्टली ऐसा कोई प्रोडक्ट आप जो है बिजनेस करने वाले जो डायरेक्ट वहाँ से कहीं से परचेज करेंगे और डायरेक्ट सेल करेंगे, तो परचेज भी पहले करना तो पड़ेगा, पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हाँ, बात अलग है कि आप सेल करेंगे और सेल से कॉस्ट रिकवरी कर लेंगे। ठीक है, कॉस्ट रिकवरी कर लेंगे और प्लस प्रॉफिट भी कमा लेंगे, वो ठीक है, लेकिन पहले अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले अपना जो खुद का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जो आपके पास में विद द आपके पास में लाइफ ऑफ द बिजनेस फंसा रहता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपने सबसे पहले इन्वेस्ट करे, उससे रॉ मटेरियल खरीदा और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर उसे सेल कर दिया, उससे पैसा मिला। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल पूरे बिजनेस में आपके पास में इन्वेस्ट रहती है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, एक बार के लिए एक सही से एकदम बढ़िया सा एग्जांपल दे देते, अच्छे से समझ लेते, ताकि वर्किंग कैपिटल इसके बाद का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा समझाना ना पड़े, आप ऑलरेडी इसे इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, मैं कहता हूँ कि सर बिज़नेस स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल सर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कमाएंगे और फिर मज़े करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके सर, बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा छोटा मोटा बिज़नेस है और 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ₹1 लाख का यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, घर से निकाल के इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो कुछ हो पाएगा। रॉ मटेरियल वगैरह है, फिनिश गुड, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। इन शॉर्ट मुझे 1 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है जी, और इससे मैंने क्या करा सर? इससे मैंने एक प्रोडक्ट बनाया अपना। ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट बना लिया। मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मैंने 100 यूनिट्स बना लिए। ठीक है, ओके सर। अब मेरी कॉस्ट कितने की आप बता सकते हैं? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए टोटल मैंने खर्चा किया इस बिजनेस में और 100 यूनिट बनाए, तो मेरे 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल सर, 1 लाख रुपए खर्चा किया है 100 यूनिट पे, तो 1 यूनिट पे कितना होगा? तो कहता है 1 लाख डिवाइड बाई 100, मतलब कि सर पर यूनिट कॉस्ट मेरी 1000 रुपये है, 1000 रुपये। कहते हैं कि सर जैसे ये प्रोडक्ट बन गई, 1000 रुपये मेरा खर्चा है पर यूनिट, मैंने इस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। बहुत बढ़िया, सेल करना ही चाहिए, तभी तो पैसा कमाएंगे। तो कहते हैं सेल कर दिया सर, और कहते हैं कि सेल कर दिया 1 यूनिट एट द रेट आपके पास में 1010 रुपीज़ में, 1 यूनिट को 1010 रुपये में। ठीक है, 1010 रुपये में मैंने सेल कर दिया। तो टोटल यूनिट मैंने आपने जो है बेच दिए, 100 के 100 यूनिट, और मुझे कितना पैसा मिल गया सर? जितने भी यूनिट से सारे के सारे बेच दिए मैंने, और कितना मिल गया? इंटू 100 कर देंगे आपके पास में, तो मुझे आपके पास में मिल गया 1,01,000, 1,01,000 रुपीज़ मुझे मिल गए। ठीक है, जिसमें अगर मैं कहूँ, अगर बाइफर्केशन की बात करूँ तो 1 लाख रुपए क्या था कॉस्ट, और जो 1,000 ज़्यादा मिला वो क्या है सर? प्रॉफिट, और काम ख़त्म। अब सर बिज़नेस आगे बढ़ाना है या फिर नहीं, या फिर बिज़नेस बस ख़त्म हो गया? नहीं सर, बिज़नेस तो अब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, 100 यूनिट बनाए, 1 लाख का खर्चा किया था, पर यूनिट 1,000 का खर्चा हुआ, 1,010 रुपये में बेच दिया, 1,000 का प्रॉफिट कमा लिया, बढ़िया बिज़नेस चल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही अगर आप सीधे सीधे प्रॉफिट कमा रहे तो आगे जाके तो कितना मतलब आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, ऊंचाइयों को छू लेंगे आप। तो कहते हैं कि बिज़नेस को तो चालू रखना चाहिए। अब मुझे ये बताइए सर
1000 यूनिट 1 लाख खर्चा करके मैंने बनाए थे, वो तो बिक गए। अब नए यूनिट बनाने पड़ेंगे या फिर नहीं? बिल्कुल सर, बिजनेस आगे चलाना है तो नए यूनिट तो बनाने ही पड़ेगी। कैसी बात करते हो सर, नए यूनिट बनाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल सर। तो कहते हैं चलो ये चीज़ तो आपके पास में हो गई, बिक गए। अब कहते हैं नए यूनिट बनाने पड़ेंगे। मैंने सोचा चलो वापस से एक बार के लिए 100 यूनिट बना लेता हूँ, 100 यूनिट्स। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या ये 100 यूनिट्स फ्री में इन्वेस्ट हो जाएंगे, मतलब कि प्रोड्यूस हो जाएंगे? आंसर इज नो सर। 1 लाख रुपीज़ वापस से खर्चा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, 1 लाख रुपीज़ वापस से खर्चा करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर, सीधी सी बात है, 1 लाख रुपीज़ वापस से खर्चा करना पड़ेगा। और जैसे ही 1 लाख रुपीज़ खर्चा करूँगा 100 यूनिट बन जाएंगे, और वापस से उसे क्या कर दूंगा सर, सेल कर दूंगा, और वहीं से आपके पास में वापस से 1,01,000 रुपये कमा लूँगा। तो सर एग्जैक्टली यहाँ पे हम समझना क्या चाहते हैं? हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखा कि सर ये जैसे ही आपके पास में सेल हो जाएंगे वापस से बिजनेस स्टार्ट करना होगा, मतलब कि बिजनेस नहीं, प्रोडक्शन। ठीक है, बिजनेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वापस से प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा। वापस से मैं 1000 यूनिट बनाना चाहता हूँ तो वापस से मुझे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सर। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है सर? इसका निष्कर्ष ये निकलते आता है, इसका रिजल्ट ये निकल के आता है सर, कि कहते हैं कि सर 1 लाख रुपए हमेशा फंसे रहेंगे क्या? इसका मतलब ये निकल के आया। ठीक है, पूरे बिजनेस, जहाँ तक बिजनेस चलेगा 1 लाख रुपए फंसे रहेंगे। स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने 1 लाख रुपए, और जहाँ तक बिजनेस चलेगा 1 लाख रुपए उसमें फंसे रहेंगे। बिजनेस बंद तो काम भी खत्म, फिर आपके 1 लाख वापस मिल जाएंगे। कैसे सर? मान लीजिए सर, मान लीजिए बिजनेस बंद तो पैसा कैसे मुझे 1 लाख वापस मिल जाएगा, कहते हैं समझना ज़रा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैंने प्रोडक्शन किया, 1 लाख रुपए खर्चा किया, 1,10,000 कमा लिया। ठीक है, 1,01,000, सॉरी 1,01,000 मैंने कमा लिया, 1,000 रुपये प्रॉफिट। फिर दूसरी बार प्रोडक्शन किया, 1 लाख रुपए खर्चा किया, और आपके पास में 1,01,000 कमा लिया, और काम खत्म। बस अब मुझे यहाँ पे बिजनेस खत्म कर देना है, नहीं चलाना है। दूसरा बिजनेस बढ़िया तरीके का मिल गया तो ये बिजनेस को बंद कर रहा हूँ। तो जब बिजनेस बंद करते हैं तो ये 1 लाख रुपये आपको वापस मिल गए, क्या ये समझ में आया सर? कैसे सर, कैसे? ये सेल करके कमाए ना सर। ये सेल करके कितना कमाया सर? 1,01,000। 1 लाख वापस मिल गया आपकी कॉस्ट के सर। बिल्कुल, जो इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में वापस से इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए इसे ही वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में आपकी लगती है, और फिर जैसे ही बिजनेस खत्म हो जाता है, बंद कर देते हो, वापस मिल जाती है। पूरे बिजनेस में वो 1 लाख ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, 1 लाख जाएंगे वापस मिलेंगे, 1 लाख वापस से जाएंगे वापस मिलेंगे, फिर वापस से जाएंगे वापस मिलेंगे, वापस जाएंगे वापस मिलेंगे। तो अल्टीमेटली 1 लाख रुपए आपको मिल नहीं रहे, 1 लाख रुपए बिजनेस में ही रह रहे। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो, अगर बिजनेसमैन के नज़रिए से देखा जाए तो 1 लाख रुपए आपको कोई मिल नहीं रहे, 1 लाख रुपए बिजनेस में ही रह रहे। ठीक है, अल्टीमेटली आप बिजनेस चला रहे हो, मेरी बात समझना। 1 लाख रुपए डाले, 1,01,000 कमाया, इसमें से 1,000 रुपये अपनी जेब में डालोगे, 1 लाख रुपए तो यहीं रहेंगे। वापस से रॉ मटेरियल परचेज नहीं करोगे क्या? वापस से मशीनरी चलाओगे नहीं क्या सर? बिल्कुल। तो 1,000 रुपये ले जाइए, 1 लाख रुपए तो यहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे 100 यूनिट बनाना है। तो 1 लाख रुपए तो हमेशा फंसे रहेंगे आपके बिजनेस में। और जो पैसे फंसे रहते हैं, जो स्टार्टिंग से आपने खर्चा किया और पूरे बिजनेस में, बिजनेस लाइफ के दौरान फंसे रहते हैं, वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल शुरुआत में आपके पास में लगती है, और जब भी आप बिजनेस बंद कर देते हो तब वापस मिल जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? क्लियर है? तो ये चीज़ होती है वर्किंग कैपिटल। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं तो जो क्लियर ना हो। 100% क्लियर होगी आपके पास में। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब सर, बिजनेस स्टार्टिंग में जो खर्चा करते हैं, ओवर द ईयर आपके पास में, ओवर द बिजनेस लाइफ आपके पास में फंसा रहता है पैसा। बिजनेस ख़त्म कर दोगे तो वो पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना खर्चा किया था उतना मिलेगा। 1 लाख ईयर 1 में खर्चा किया था, 10 साल बाद बिजनेस बंद कर रहे हो तो 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर मैं पी फैक्टर के कंसेप्ट की बात करूँ तो क्या सच में आज 1 लाख जो इन्वेस्ट किया तो 10 साल बाद 1 लाख ही मिलेगा? तो क्या वो सच में उसकी वैल्यू 1 लाख रहेगी? आंसर इज नो, उसकी कम वैल्यू हो गई होगी। फॉर एग्जांपल पी फैक्टर अप्लाई करेंगे तो 90,000 फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन उसके बदले प्रॉफिट भी तो कमाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो चलो क्वेश्चन के साथ मैं पढ़ाऊँगा तो वो जब आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ आया क्या? स्टार्टिंग में हम जो खर्चा करते हैं, ओवर द बिजनेस लाइफ आपके पास में फंसा रहता है, और जैसे ही बिजनेस बंद कर दोगे वापस मिल जाएगा।
ये समझ आना चाहिए। तो कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या है, वही जो मैंने अभी अभी कहा सर। कहता है कि सर स्टार्टिंग में तो पैसा फंसता है आपके पास में, स्टार्टिंग में तो पैसा फंसता है, ठीक है। तो कहते हैं कि आप एक काम करिए, ईयर ज़ीरो में जो भी आपके पास में आउटफ्लो है उसमें ऐड कर दीजिए। कहता है ऐड कर देंगे, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी घबराना नहीं, ये तो सिंपली पॉइंट लिखवा रहा हूँ, समझा कुछ नहीं रहा हूँ, ये तो बस साथ साथ कुछ पॉइंट बोलते चलते जाते तो अच्छा रहता है। बाकी इसको एक एक पॉइंट को समझाने के लिए आपके पास में ढेरों क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो पॉइंट्स लिखवा देता हूँ ताकि फिर हम जो है जब क्वेश्चन करें तो यहीं से मैं आपको पास हाईलाइटर से समझाता चलूँ। कहता है ऐड कर देंगे, ऐड टू ईयर ज़ीरो विथ कैश फ्लो, ठीक है। ऐड टू ईयर ज़ीरो विथ कैश फ्लो, कैश फ्लो के साथ इसे ऐड कर देंगे। अब मुझे बताइए ईयर ज़ीरो पे कौन सा कैश फ्लो होगा, ऑलवेज आउटफ्लो, उसमें ऐड कर देंगे। कहते हैं एंड आपके पास में, एंड ऐड कर देंगे सर लास्ट में, ऐड कर देंगे सर एट दी एंड ऑफ द लास्ट ईयर, एंड ऑफ द लास्ट ईयर ऑल्सो। तो वर्किंग कैपिटल की दो जगह ट्रीटमेंट हो जाती है, ईयर ज़ीरो में ऐड कर देना और ईयर एंडेड जैसे ही ख़त्म हो जाता है, मतलब कि पूरे का पूरा बिजनेस की लाइफ ख़त्म हो जाती है, प्रोजेक्ट का एंड आ जाता है, उस टाइम पे वापस से लास्ट ईयर में जाके ऐड कर देना। इस पे क्वेश्चन है तो ट्रीटमेंट वहाँ पे समझ आएगी। अभी काफ़ी सारे डाउट हो सकते हैं, सर ईयर ज़ीरो में कैसे ऐड करेंगे, लास्ट ईयर में कैसे ऐड करना है, क्वेश्चन है। अभी तो मैं सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं समझा रहा हूँ या ना ही कोई प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी सिर्फ नोट्स प्रिपेयर कर रहे, क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे। कहते हैं कि सर ऐसा भी होगा आपके पास में कि जब आपको लॉस देखने को मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं और लॉस हो जाएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट किया और लॉस हो जाए, ठीक है। लॉस इन एन ईयर, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि सर इट मीन्स लॉस इन एन ईयर का मतलब होता है कि सर नेगेटिव, नेगेटिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है, मतलब कि टैक्स चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट दिखता है वो नेगेटिव आ गया। इस पे भी क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो कहते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा अगर नेगेटिव दिखा तो कहते हैं इसके दो ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन में आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि कंपनी कौन सी है। कहते हैं कि अगर कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो कहते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो आपको सिंपली टैक्स सेविंग दिखा देना है, एज अ टैक्स सेविंग, एज अ टैक्स सेविंग दिखा देना है। ट्रीटमेंट समझाऊंगा, क्वेश्चन है अपने पास, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी तो सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट घबराएगा नहीं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अभी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पास में, क्लियर है। आपको सिंपली क्या करना है सर, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन करते जाना है। क्या बात क्लियर है। कहते हैं दो ही कंपनी हो सकती है, या तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती है या फिर आपके पास में क्या हो सकती है, न्यू कंपनी हो सकती है। क्वेश्चन बताएगा आपके पास में, ठीक है। न्यू कंपनी हो सकती है, या तो आपके पास में न्यू कंपनी हो सकती है। अगर न्यू कंपनी है तो कहता है कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, फिर वहाँ पे कोई टैक्स की ट्रीटमेंट नहीं करनी। कहता है कि कैरी फॉरवर्ड कर दो लॉस को, लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्डेड, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में, क्लियर है आपके पास में।
तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है, जिस पे क्वेश्चन के बिना तो ये पॉइंट समझ ही नहीं आते। ऊपर के चलो 3 पॉइंट एक बार के लिए समझ लेंगे, तीसरा पॉइंट में थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन फोर्थ पॉइंट में फुल डाउट आपके पास में। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो अभी नोट्स प्रिपेयर कर रहे, थोड़ी ना कुछ कंप्लीट कर दिया है हमने। तो कहता है पहला पॉइंट सब्सिडी से रिलेटेड पढ़ा, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट आपके पास में, ठीक है। इसके बाद बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास में वर्किंग कैपिटल, लॉस इन एनी ईयर आपके पास में देखने को मिलता है। लॉस मतलब कि ध्यान रखना नेगेटिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी समझाऊंगा आपके पास में जब क्वेश्चन आएगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 कहते हैं फिफ्थ पॉइंट में ऐसा है कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट एक वर्ड देखने को मिलता है। क्या वर्ड देखने को मिलता है सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसा वर्ड दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जिसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों मिला हुआ है। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस आपके पास में फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिली हुई है। मतलब कि दोनों का टोटल आपको देना है। क्वेश्चन में मान लीजिए आपको डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट करवाना है, तो वो कह देगा कि सर 1 लाख रुपए सेल है और 60,000 जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन नहीं, डायरेक्ट आप कहाँ से चले जाएंगे सर? EBIT, जिसे हम यहाँ पे EBDT कहते हैं, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। तो वहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपके पास में, क्योंकि सर 1 लाख रुपये सेल गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000 डायरेक्टली गिवन है। तो कहता है 1 लाख में से, सेल में से 1 लाख सेल में से 60,000 माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 40,000 मिला, वो क्या है सर? तो 40,000 डायरेक्टली आप कहाँ पे पहुँच गए सर? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस हो चुके हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों मिल चुका है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? ठीक है जी। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में चलो ये तो नॉर्मल है कि सर वेरिएबल और फिक्स दोनों मिला हुआ है, लेकिन सर इसमें एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा से, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट कहता है कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखेंगे? कहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये जो मैं पॉइंट लिखवाने जाऊँ स्पेसिफिकली ICAI के जो पास्ट पेपर क्वेश्चन है उससे ये निकाला गया पॉइंट है। तो इसमें कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करिए। जैसे कि कुछ मैं पॉइंट्स में लिखवाता हूँ आपके पास में कि सर इसमें आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं दौड़ाना है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपको एक पॉइंट लिखवाया था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो वैसे ढेरों पॉइंट है जहाँ पे कोई लॉजिक यूज़ करने वाली बात नहीं होती, ठीक है। ICAI मॉड्यूल करता है तो वैसा करना पड़ता है। तो वैसा ही यहाँ पे कहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐसा है कि सर जब भी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दी जाएगी तो एक डेप्रिसिएशन का डाउट रहता है। क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा होगा कि सर डेप्रिसिएशन मान लीजिए 20,000 गिवन है, तो 20,000 डेप्रिसिएशन तो एक तरीके से आपका है कि सर वेरिएबल हो सकता है, फिक्स हो सकता है। इन शॉर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही पार्ट हुआ ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही पार्ट हुआ, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब कि फिक्स कॉस्ट आपके पास में एक तरीके से। तो फिक्स कॉस्ट मैंने कहा ऑपरेटिंग में ऑलवेज मिला हुआ होता है, तो डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर मिला हुआ ना, ये तो समझ रहे हो सर? बिल्कुल सर, डेप्रिसिएशन भी मिला हुआ है। तो कहते हैं कि सर एक यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया। कहते हैं सर एक बार के लिए देखिए, सेल मान लेते 1 लाख रुपए और मैंने डायरेक्ट आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया, ठीक है, 60,000 रुपये, 60,000, ठीक है। अब सेल में से 60,000 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, तो 40,000 मिला। सर डाउट यहाँ पे ये रहता है कि ये जो मिला ये EBDT मिला, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, या फिर सर ये आपके पास ने अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन मिला, ये हमको जानना है। मतलब कि डेप्रिसिएशन इसमें मिला हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से फिक्स कॉस्ट है सर। तो अगर आप कहते हैं कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट का मतलब तो सर डेप्रिसिएशन भी इसमें आ गया,
बात समझ रहे हो, डेप्रिसिएशन भी इसमें आ गया। तो मतलब कि सर आप जो ये कह रहे हो कि इसे ईबीडीटी कहना चाहिए, ये ईबीडीटी थोड़ी ना बनेगा सर, ये ईबीडीटी बनेगा क्या? आंसर इज नो। ये ईबीडीटी कैसे बन सकता है सर? ठीक है, ये ईबीडीटी नहीं बन सकता सर। डेप्रिसिएशन तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, और फिक्स्ड कॉस्ट ऑब्वियसली आपके पास में इसमें मिला हुआ होगा, तो ये तो माइनस हो गया आपके पास में। तो ये डायरेक्ट कहाँ पे आना चाहिए सर? अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बस बिफोर टैक्स, बस इसमें से आपको टैक्स माइनस करना चाहिए सर डायरेक्टली। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट में। तो लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन आईसीआई का कहना थोड़ा सा कुछ और है। आईसीआई का कहना है कि सर आपके पास में जो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो तो क्वेश्चन से ही ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन मिला हुआ है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन से पता चलेगा। आईसीआई का कहना है कि सर अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है, कहते हैं कि 2 पॉइंट आपके पास में यहाँ पे ध्यान रखने। कहता है इफ डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कहता है कि सर लेस देन ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, कहता है कि सर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो लेस देन ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपके पास में, तो कहता है इट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डेप्रिसिएशन जो है इज इंक्लूडेड। ठीक है, वहीं पे अगर मैं दूसरी बात करूं तो कहते हैं कि सर आपके पास में ऐसा हुआ इफ डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है, डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो ज़्यादा निकल के आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट से, ऑपरेटिंग कॉस्ट से, तब क्या करेंगे? कहता है इट मीन्स डेप्रिसिएशन जो है इज नॉट इंक्लूडेड, आपके पास में इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये चीज़ आपके पास में समझ में आ रही है। तो इसी पे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते, वैसे तो हमारे पास में क्वेश्चन है तो वहाँ पे डिस्कस तो वैसे भी करना है, लेकिन क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते कि एग्जैक्टली क्या है। ये नहीं लिखना है, ये जो अभी लिखवा रहा हूँ ये नहीं लिखना है बेसिकली, ये तो सिंपली यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ तक ही आपके पास में लिखना है, आगे नहीं लिखना है। ठीक है जी, ये ऑपरेटिंग आपके पास में कॉस्ट। ठीक है जी, लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास में एग्जाम्पल, मैं बस आप अभी समझने के लिए, क्योंकि अपने पास जो है क्वेश्चन है इस पे बेस, तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं, बस एग्जाम्पल आपको सिर्फ दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो कहते हैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सर सेल आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है 1,00,000 रुपये, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपये, क्वेश्चन में मैं डेप्रिसिएशन भी दे रहा हूँ, कहता है 40,000 रुपये। ठीक है, और टैक्स जो है वो आपके पास में कितना है? 50%। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया आपके पास में, सेल्स आपके पास में है 1,00,000 रुपीज़, ऑपरेटिंग कॉस्ट मैं कहता हूँ 20,000 रुपये है, डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये है, और कहता है टैक्स जो है वो आपके पास में 50% है। डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि एक तरीके से सेम ना आए। ठीक है, डेप्रिसिएशन मान लेते हैं मैं 10,000 लिख लेता हूँ। मुझे बताइएगा सर कि आफ्टर टैक्स अमाउंट कितना निकल के आएगा? आफ्टर टैक्स मुझे अमाउंट चाहिए, बताइए सर। तो सिंपल सा मतलब है सर, अभी तक पढ़ चुके हैं सर, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा,
कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो सर क्या मिलता है, ईबीडीटी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कहता है डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन मिलता है, या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं। इसमें से टैक्स माइनस कर दोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। ये मैंने ढूंढने के लिए कहा है। कहते हैं कि सर सेल आपके पास में चलो 1 लाख रुपए है, तो लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कितनी है, कहता है सर वो तो नहीं गिवन है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का टोटल गिवन है, तो दोनों का टोटल माइनस कर दो भाई। कहता है कितना है सर, 60,000। ठीक है सर, 60,000 माइनस करने से आंसर कितना है सर, 40,000। दिक्कत वाली बात यह है कि 40,000 को मैं अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मानूं या फिर अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन मानूं, मतलब कि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है 60,000 के साथ साथ या फिर नहीं, ये मुझे जानना है। तो सिंपल सा लॉजिक, आईसीआई मॉड्यूल नहीं, बेसिकली आईसीआई पास्ट पेपर क्वेश्चन का यहाँ पे ये कहना है। मॉड्यूल में भी आई थिंक है क्वेश्चन, तो सभी तरीके के क्वेश्चन कवर हो गए। जो मॉड्यूल में नहीं है वो मैं आपके पास में अलग से करवाऊंगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है। कहता है कि सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट पे फोकस करो। डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज़्यादा है या फिर कम है, तो यहाँ पे तो कम है। तो कहता है कि अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट से कम है तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ये 60,000 में इंक्लूडेड है, मतलब कि 60,000 में 40,000 ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, मतलब कि ये जो 40,000 मिला वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, अर्निंग या फिर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है। बस इसमें से डायरेक्ट टैक्स वगैरह जो है @50% माइनस कर देना, आपके पास में क्या आ जाएगा सर, आफ्टर टैक्स अमाउंट। ये चीज़ तो क्लियर है सर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता था सर, सेल है आपके पास में 1 लाख, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन दोनों का टोटल दे रहा था 20,000, तो 20,000 माइनस कर दिया, कहते 80 आ जाएगा। मुझे जानना है 80,000 क्या आया सर, 80,000 जो है वो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आया या फिर अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन आया, ये जानना है सर। तो सिंपली डेप्रिसिएशन पे फोकस करो। डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया ही नहीं होता तो फिर ये क्या माना जाता सर, डेप्रिसिएशन अगर है ही नहीं तो आफ्टर डेप्रिसिएशन मान लिया जाता, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में है ही नहीं तो फिर तो क्या ही दिक्कत है, अगर है तब दिक्कत आती है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन मानो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो उसकी कोई ट्रीटमेंट आनी ही नहीं है, तो फिर बिफोर डेप्रिसिएशन मानो आफ्टर डेप्रिसिएशन मानो, दोनों एक ही अमाउंट रहेगी आपके पास में। जब डेप्रिसिएशन होता है तब चेक करना पड़ता है। कहते हैं कि सर यहाँ पे अच्छा 10,000 नहीं 30,000 लिखना था, कहते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट 30,000 है। ठीक है सर, तो कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दी मैंने, 80,000 रुपया है, और मुझे ये जानना है कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन है या फिर आफ्टर डेप्रिसिएशन है। कहते हैं कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे फोकस करो। क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑपरेटिंग से कम है या फिर ज़्यादा है, सर यहाँ पे तो ज़्यादा दिख रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो 20 की है, डेप्रिसिएशन 30 का है, तो सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा है। कहते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज़्यादा है तो ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि सर डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है, उसे अलग से माइनस करना है। तो कहते हैं पहले यहाँ पे ये जो मिला वो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, डेप्रिसिएशन माइनस करना दोस्त, डेप्रिसिएशन माइनस करना, बाद में जो 80 में से 30 माइनस कर दिया 50 मिलेगा, ठीक है, ये 50 जो है 50,000 इसमें से टैक्स माइनस होगा @50%। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ठीक है। अपने कहीं रेफरेंस के लिए रफ में कहीं लिखना चाहते हो लिख लेना, एफएम समरी में नहीं लिखना, ये चीज़ रफ में कहीं लिखना चाहते हो लिख लेना, क्वेश्चन बुक में लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बुक तो अपनी सारे क्वेश्चन को ही सोल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन बुक में एग्जाम्पल के तौर पे और हेडिंग दे देंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये लिख सकते हो कि एग्ज़ाम टाइम पे चलो अपने को तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, लिखा हुआ होगा तो फ़ायदे ऐसा लगेगा, तो ये आपके पास में। लेकिन इस पर भाई क्वेश्चन है इसलिए मैं ये लिखवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली आपके पास में क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन में ये सेम पॉइंट आने वाला है और यही चीज़ वापस से पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके पास में हो जाती है कंप्लीट। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर आपके पास में क्या हो गया, 6। कहता है पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात करते हैं। एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होता है अपॉर्चुनिटी इनकम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
ठीक है। इसके बाद 7th पॉइंट अपॉर्चुनिटी इनकम पे बात करेंगे। कहता है अपॉर्चुनिटी अगर कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो सर चलो ट्रीटमेंट तो जो करेंगे वो करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये तो बता दो, ये तो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सर कि आपके पास में कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं दो आपके पास में मशीन है, मशीन 1 और 2 दोनों में से आप कोई एक परचेज करने वाले हैं। कहते हैं मशीन 1 परचेज करना है और मशीन 2 परचेज करना है, दोनों में से कोई एक मशीन परचेज करने वाला है। कहते हैं हमने मशीन नंबर 2 परचेज किया। कहते हैं मशीन 1 जो है वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का था और ये भी 1 लाख रुपए का था, लेकिन ऐसा है कि सर इसमें मेंटेनेंस एक्सपेंस हर साल आपको देने पड़ते हैं फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है। इसमें देने पड़ते 20,000, ठीक है। और हमने कौन सा परचेस किया है, मशीन 2। तो अल्टीमेटली अगर देखें तो मशीन 1 के मुकाबले 10,000 का ज़्यादा खर्चा हो रहा है हर साल। कहते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे कंपैरिजन हो पा रही है, जैसे कि यहाँ पे मशीन और 1 और 2, और उस कंपैरिजन में आपने जो सिलेक्टेड आपने प्रोजेक्ट है, मशीन है, जो भी है वो सिलेक्टेड में उसके मुकाबले ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मतलब कि अगर वो सिलेक्ट कर लिया होता तो 10,000 कम देना पड़ता, लेकिन अभी हमारे को 10,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वहीं पे मैं अगर उल्टा कर दूँ, कहते हैं कि सर वही कहानी वापस से दोहराएंगे। कहते हैं कि सर दो मशीन है, मशीन 1 और 2 दोनों की प्राइस 1 लाख रुपए है। मशीन 1 में 10,000 हर साल आपके पास में मेंटेनेंस एक्सपेंस जाएगा, मशीन 2 में 20,000 जाएगा। कहते हैं हमने मशीन 1 इस बार सिलेक्ट कर लिया, तो कहते हैं 10,000 खर्चा हो रहा है। अगर वहीं पे अगर जो मशीन 2 लेते तो 20,000 का खर्चा होता, कहीं ना कहीं 10,000 बच गए सर, ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी इनकम है। 10,000 बच गया, वहीं पे अपॉर्चुनिटी इनकम का एक और एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं कि सर आपके पास में एक फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, ये आपकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री कहते हैं इसमें एक जगह है यहाँ पे वैसे खाली पड़ी हुई है, ठीक है, ये आपके पास में खाली पड़ी हुई है। तो हमने देखा कि सर हमारे को कुछ मशीन वनरीज के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो ये जगह हमारी थी, हमने इसे यूज़ में ले लिया, ठीक है, हमने इसे यूज़ में ले लिया। कहते हैं अगर इसे यूज़ में ना लिया जाता तो इसे आप रेंट पे चढ़ा सकते थे या फिर नहीं। कहता है रेंट ₹5,000 पे आप जो है इसे चढ़ा सकते थे, लेकिन आपने इसे सेल्फ पर्पस के लिए यूज़ किया। तो कहता है अपॉर्चुनिटी इनकम कितनी हो गई, 5,000। 5,000 आप बेसिकली कमा रहे हैं, अगर इसे रेंट पे दे देते तो। रेंट में नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी इनकम आपके पास में गई हाथ से। कमा सकते थे, प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन नहीं किया, ये चीज़ हो जाती है। क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ये भी आपके पास में जब क्वेश्चन आएगा फुल फ्लेज तो बढ़िया तरीके से समझ आएगा। आपके ऐसे मॉड्यूल में ही क्वेश्चन है तो वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आपके पास में एक्सप्लेनेशन दूंगा और वहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे एग्जांपल के साथ। यहाँ पे लिख लीजिए अपॉर्चुनिटी का अगर कॉस्ट गिवन है तो कहते हैं कि सर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर गिवन है तो दो ट्रीटमेंट। कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अमाउंट को देखना पड़ेगा और क्वेश्चन में क्या गिवन है। कहता है कि अपॉर्चुनिटी अगर कॉस्ट बिफोर टैक्स है, ठीक है, इफ़ कहता है बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स, तो कहता है कि इसे सेल में से माइनस कर देना, ठीक है। क्या करना सर, डिडक्ट फ्रॉम सेल, ठीक है, सेल अमाउंट में से डायरेक्ट माइनस कर देना। लेकिन अगर वो कहता है आफ्टर टैक्स है, इफ आफ्टर टैक्स
कुछ भी आपके पास में आफ्टर टैक्स है, अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कहता है अगर आफ्टर टैक्स है ना तो आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट में से माइनस कर देना। ठीक है, आफ्टर टैक्स अमाउंट में से माइनस कर देना सर। अगर ये खुद आफ्टर टैक्स है तो जब हम प्रिपेयर करते हैं अपना स्टेटमेंट, पूरे का पूरा स्टेटमेंट फर्स्ट पेज पे ही लिखवाया है इस चैप्टर को स्टार्टिंग करते वक्त, ये जो आफ्टर टैक्स अमाउंट निकल के आता है आपके पास में, ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देना। और अगर ये बिफोर टैक्स है तो फिर डायरेक्ट सेल में से माइनस कर देना। यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह ट्रीटमेंट हो पाएगी, दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट होगी। अगर क्वेश्चन में कहा है कि सर बिफोर टैक्स है तो यहाँ से माइनस कर देना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, आफ्टर टैक्स है तो यहाँ से माइनस करना, फिर टैक्स माइनस हो जाने के बाद आप ये अमाउंट को माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो आफ्टर टैक्स है। तो एक बार के लिए ये जो मेन अमाउंट चल रहा है हमारा उसमें से टैक्स माइनस हो जाए, उसके बाद यहाँ से माइनस कर देना। या तो ऑलरेडी आपके पास में आफ्टर टैक्स है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वेश्चन के हिसाब से, तो फिर बाद में माइनस करना। ठीक है, तो कहता है आफ्टर टैक्स है तो आफ्टर टैक्स अमाउंट में से माइनस करिए। ठीक है, डिडक्ट फ्रॉम आफ्टर टैक्स अमाउंट, कहता है डिडक्ट फ्रॉम आफ्टर टैक्स अमाउंट आपके पास में। क्लियर है, तो डिडक्ट फ्रॉम आफ्टर टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर हो जाती है। अब सिंपल नेक्स्ट पॉइंट अपॉर्चुनिटी इनकम पे बात कर लेते हैं। कहता है कि सर अपॉर्चुनिटी इनकम है तो क्या करेंगे। इसे अच्छे से अभी जब क्वेश्चन आएगा तब एग्जाम्पल के साथ पहले इन वर्ड का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, वहाँ पे जब क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे समझाने के बाद क्वेश्चन करने का मज़ा आएगा आपके पास में, तो वहाँ पे आपके पास में क्लियर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी इनकम का मतलब क्या है। कहता है कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी इनकम है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सेल में ऐड कर देना। डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे सेल में, ऐड टू सेल अमाउंट। ठीक है, लीजिए। और यहाँ पे ध्यान रहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ऐसा देखा गया है कि कई बार ये बताते ही नहीं कि सर बिफोर है कि आफ्टर है, कई बार सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मतलब कि ये आपके पास में बिफोर टैक्स है, मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये ट्रीटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, लिख लेना, ये ट्रीटमेंट क्या है सर, बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिवन है, बिफोर टैक्स है या फिर आफ्टर टैक्स ऐसा नहीं गिवन है, तो ऑलवेज ये बिफोर टैक्स मानी जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास में जब कहा जाए आफ्टर टैक्स है तभी उसे आफ्टर टैक्स मानना है, वरना नहीं, वरना उसे बिफोर टैक्स ही मानना है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आगे 7th पॉइंट हो गया। अब आ जाइए 8 पॉइंट पे, बड़ा ही स्पेसिफिक पॉइंट है, क्वेश्चन से ही निकाला है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया था ICI ने, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, इस पे ही पॉइंट मुझे बनाना पड़ा। कहते हैं कि सर कई बार ऐसा होगा कि कोई मशीनरी की बात करेगा, कोई असेट की बात करेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि सर हम असेट परचेज करते फिर उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लगता है, आपको पता हो तो अकाउंट के अंदर वैसा पड़ा होगा। तो कहते हैं कि सर क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाएगा, जहाँ पे हमने कोई असेट परचेज किया है तो परचेज प्राइस दी जाएगी, परचेज प्राइस। ठीक है, कहते हैं कि सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी गिवन होगी। कहते हैं कि सर हमने परचेज प्राइस मान लीजिए 1 लाख रुपए, कोई मशीन परचेज किया या फिर कोई कंप्यूटर वगैरह परचेज करा, कुछ भी हो सकता है, कोई मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह। तो कहते हैं कोई मशीनरी परचेज करी 1 लाख रुपए की है, उसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट मान लीजिए 10,000 रुपये का है। तो कहते हैं ऑलवेज ध्यान रखना जब ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो कि परचेज प्राइस गिवन है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी 10,000 गिवन है, तो 10,000 1 लाख में इंक्लूडेड नहीं है ऐसा ही मानना है। परचेज प्राइस नॉट इंक्लूड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। और परचेज प्राइस का मतलब समझते हो, आउटफ्लो आपके पास में ईयर 0 पे जो अमाउंट लिखना है वो क्या होता है सर, परचेज प्राइस। तो ईयर 0 पे कौन सा अमाउंट लिखना होगा। कहते हैं सर ऐसा जब क्वेश्चन हो कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो तो स्टूडेंट को ये डाउट होता है
कि सर ईयर 0 पे 1 लाख लिखे या फिर 1,10,000 लिखे, सर 1 लाख लिखना है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है परचेज प्राइस में, ठीक है, तो 1 लाख लिखना है। क्वेश्चन है आपके पास में, इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता है डेप्रिसिएशन किस पे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। कहता है डेप्रिसिएशन की जब कैलकुलेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन कहता है वो कैलकुलेट होगा ऑन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ये लोग डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं पता है, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन पे। परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, दोनों को ऐड करते उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते। मतलब कि उसे कॉस्ट में तो इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन डेप्रिसिएशन करते वक्त इंक्लूड करो, ठीक है। बस ये इसमें ज़्यादा लॉजिक वगैरह ढूंढना नहीं, बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है आपके पास में। ऐसे मॉड्यूल ऐसा सॉल्व करता है तो अपने को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, इसलिए लिखवा देता हूँ कि हर बार आप इसे रिवाइज करते रहिए, दिमाग में यही बिठा दीजिए, ठीक है। और कई बार संक कॉस्ट वगैरह देते हैं क्वेश्चन में, तो ये आपके पास में संक कॉस्ट का कोई रोल नहीं होता। कहता है संक कॉस्ट को तो आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, संक कॉस्ट इग्नोर, ठीक है। आपके पास में इग्नोर कर देंगे, ओके जी, जैसे कि आप लोग करते हैं, ठीक है, मोस्टली गर्ल्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर संक कॉस्ट, फॉर एग्जांपल संक कॉस्ट का मतलब होता है कि जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं है। कई बार हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई खर्चा करते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट संक कॉस्ट होता है, कंप्लीटली उसे इग्नोर करना है, ठीक है। बिजनेस में उसे यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, तो वो इग्नोर हो जाएगी, उसे जैसे है ही नहीं क्वेश्चन में ऐसा ही मानना है। और कहता है 9th पॉइंट आप लिखेंगे, पॉइंट नंबर 9 कहता है कि अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको गिवन है कोई भी, एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको गिवन है, तो कहता है कि एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस, मोस्टली मेंटेनेंस एक्सपेंस ही गिवन होगा, ठीक है। कहता है मेंटेनेंस एक्सपेंस है, वो क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये एग्जांपल मैंने दिया कि आपके पास में मेंटेनेंस एक्सपेंस एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल मेंटेनेंस एक्सपेंस। कहता है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना। कहते हैं इसका ट्रीटमेंट आप कुछ इस तरीके से करेंगे कि T0 पे आपके पास में ये गिवन होता है, तो इसे सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए, मैं इसे समझाऊंगा। कहते हैं एडजस्ट कर देना है, एडजस्ट विथ इनफ्लो, बस इतना लिख दीजिए यहाँ पे। इसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वहाँ पे अच्छे से ये पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। वैसे हर एक पॉइंट को अच्छे से ही एक्सप्लेन करना है हमें, ये तो अभी सिंपल सिर्फ नोट डाउन किया है, एक भी पॉइंट समझा थोड़ी ना है हमने कोई, ठीक है। अभी एक भी पॉइंट हमने नहीं समझा है, हमें सिंपली यहाँ पे नोट डाउन किया इस चीज़ को, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए, एक दो पॉइंट्स हम क्वेश्चन के साथ अगर लिखने पड़े तो हम वो लिखेंगे। बाकी आपके पास में मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी होते हैं वो आपके पास में कवर अप करवा दिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इनकम, ठीक है। इसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट से रिलेटेड एक पॉइंट मैंने लिखवा दिया, संक कॉस्ट से रिलेटेड एक पॉइंट लिखवा दिया, और आपके पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड चीज़ें लिखवा दी। अब एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक पॉइंट कवर अप हो जाएंगे, और एक दो पॉइंट अगर रह भी गया तो वो आपके पास में ऐसे मॉड्यूल में अगर नहीं होगा तो पास्ट पेपर के क्वेश्चन में से ढूंढ के करवा दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारे पॉइंट्स मुझे कवर अप करवाने हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है, तो मेरी तरफ से जो नोट्स प्रिपेयरिंग काम है वो ख़त्म हो जाता है इस चैप्टर के ओर से। एक दो पॉइंट्स अगर ऐसे लगे हमें कि लिखवाना पड़े तो यहाँ पे लिखवाएंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के जो नोट्स प्रिपेयरिंग है FM समरी में, FM समरी का काम ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बुक और
आपके पास में ICA मॉड्यूल, ये 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। FM समरी की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, मतलब ये ओपन तो रखना ही है क्योंकि पॉइंट्स तो ये देखते चलने होंगे, लिखने की ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ेगी अब। तो आ जाइए क्वेश्चन बुक देख लेते हैं। अब कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 18 और 19 है आपके पास में, बाकी सारे कवर अप हो चुके हैं हमारे पास में, ठीक है ना। तो एक बार के लिए मैं सोच रहा हूँ 18 करवा देता हूँ, 19 को तो एकदम लास्ट में करेंगे क्योंकि इसका कंसेप्ट ही अपने यहाँ पे बेसिकली सिलेबस में ही नहीं है, इसका कंसेप्ट पूरी बुक में ही नहीं है, सिलेबस पूरी आपके CA इंटर की पूरी बुक में इसका कोई भी कंसेप्ट जरा सा भी 10% भी कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल फाइनल का क्वेश्चन उठा लिया और यहाँ पे डाल दिया। वो लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड करना भूल गए, ठीक है। और ऐसा मतलब कि हर बार कैसे हो सकता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले इन लोगों ने ऐड किया था ये क्वेश्चन, फिर बीच में कहीं हटा दिया था और वापस से ये ऐड हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं ऐसा क्यों किया है, मतलब लेकिन है तो पढ़ाना तो पड़ेगा, तो ये लास्ट में पढ़ा दूंगा, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा लिखवा दूंगा फॉर्मूला, और वो क्वेश्चन कर लेंगे। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो सेम आएगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ज़्यादा उसके रिलेटेड आपको ज़्यादा कोई दिक्कत क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल का है तो क्या हम नहीं पढ़ सकते क्या, बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए इलस्ट्रेशन 18 19 बाद में, सबसे पहले आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे 1 पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास में 1 पे आ जाइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1।